बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक देहाती अपने बेटे को कराची क्लिफ्टन के एक मशहूर इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिल करवाने ले गया। प्रिंसिपल ने लड़के का इंग्लिश में इंटरव्यू लिया और उसके बाद जब लड़का नाकाम हुआ तो उसके वालिद से कहा कि आपका बेटा इस अदारे के काबिल नहीं है। बेहतर यही है कि आप अपने बेटे को वापस अपने देहात ले जाएं और इससे गाय भैंसों के गोबर साफ करवाएं। यह एक ऐसा तंज था जिसको सुनकर लड़के की आंखें सुर्ख हो गईं। लड़के ने प्रिंसिपल से कहा कि एक दिन जरूर आएगा जब आप मुझसे मिलने के लिए तरसेंगे। प्रिंसिपल यह सुनकर मुस्कुराने लगा। लड़का अपने बाप के साथ वापस लौट आया और उसके बाद घर की छत पर सोना शुरू कर दिया। उसका बाप हैरान हुआ कि आखिर उसके बेटे को हुआ क्या है। एक दिन उसने छत पर झांक कर देखा तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के सबसे कम उम्र साइंसदान डॉक्टर अब्दुल समद बलोच की दास्तान, जिनको कराची के एक स्कूल प्रिंसिपल ने कहा था बेहतर यह होगा कि तुम गांव जाओ और अपने वालिद साहब के साथ जमीनों पर मदद करो। पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के पसमानदा जिला केच के दूर दराज गांव बलीदा के रहायशियों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनके इलाके का एक मस्तवस्त तबके के जिम्मेदार का बेटा खलाई टेक्नोलॉजी पर काम करने वाला साइंसदान और बर्तानिया की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपने डिपार्टमेंट का सबसे कम उम्र सीनियर रिसर्च साइंसदान और फेलो होने का एजाज हासिल करने वाला है। मेरा ताल्लुक एक ऐसे इलाके से है जहां पर तालीम का कोई ज्यादा रवाज नहीं था, बल्कि पूरे इलाके में गिनती के चंद लोग होंगे जो खत वगैरह पढ़ सकते होंगे। मेरे वालिद और वालिदा ने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा था, मगर बचपन ही से उनकी ख्वाहिश थी कि हम पढ़ लिख जाएं। हम जिम्मेदार जरूर हैं और जमीनें भी काफी हैं, मगर हमारी जमीनों पर वो पैदावार नहीं होती थी जो होनी चाहिए थी। चुनाचा वालिदा मेरी जरूरतें पूरी करने के लिए क्या क्या करती थी बयान नहीं कर सकता। इससे बढ़कर ये कि वालिद साहब को इकबाल के कुछ अशार याद थे जो वो मुझे और मेरे भाइयों को हर वक्त सुनाया करते थे, जिससे हिम्मत बंध जाती थी। पढ़ाई में मेरी दिलचस्पी को देखते हुए वालिद साहब हमें साथ लेकर कराची के इलाके लियारी पहुंच गए। जब मैं पहली मर्तबा कराची गया तो यकीन करें कि मुझे ऐसा लगा कि कोई और ही दुनिया है। लोग, गाड़ियां, ट्रैफिक, रोशनियां देखकर हैरत ज़दा रह गया। रात के वक्त जलती लाइटें देखकर मुझे ऐसे लगा कि जैसे मैं किसी रोशनियों के शहर में पहुंच गया हूं। लियारी में एक उर्दू मीडियम स्कूल में दाखिला लिया, मगर जल्द ही अंदाजा हो गया कि जब तक अंग्रेजी अच्छी नहीं होगी उस वक्त तक तरक्की करना मुमकिन नहीं है। इस सूरत हाल का अंदाजा होने के बाद वालिद साहब को बताया कि मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिला लेना है, जिस पर वालिद साहब मुझे क्लिफ्टन कराची में वाक़या शोहरत याफ्ता स्कूल ले गए, जो कि उनकी इस्तात से बढ़कर था। लेकिन उन्होंने मेरे शौक की खातिर मुझे वहां पढ़ाने की ठान ली थी। मैं एक देहाती बच्चा था जो शहरी तरीके ज्यादा नहीं जानता था, मगर मेरे पास वालिदैन का दिया हुआ एतमाद और कुछ कर गुजरने का हौसला था। इस मौका पर प्रिंसिपल साहिबा ने अपने दफ्तर में वालिद साहब की मौजूदगी में मेरा इंटरव्यू लिया और अंग्रेजी ही में मुझसे बातचीत शुरू कर दी। हालांकि वालिद साहब ने प्रिंसिपल को पहले बताया था कि ये यहाँ दाखिला लेना ही इसलिए चाहता है कि इसकी अंग्रेजी बेहतर हो सके। सूरत हाल ये थी कि अंग्रेजी तो मुझे आती नहीं थी, मगर समझ लेता था। सबसे पहले अंग्रेजी में मेरा नाम पूछा, जिसका मैंने उर्दू में जवाब दिया। इसके बाद उन्होंने पूछा कि वालिद साहब क्या करते हैं। मैंने बताया कि जमीनों पर काम करते हैं। इस तरह उन्होंने कुछ और सवाल पूछे, जिसमें से कुछ समझ में आए और कुछ नहीं। शायद उनको उर्दू में मेरे जवाब नागवार गुजरे। हालांकि मैंने उनको ये बताने की भी कोशिश की थी कि अगर मुझे दाखिला मिल गया तो मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा, मगर इसके बावजूद उन्होंने आखिर में मुझे कहा बेहतर यह होगा
कि तुम गांव जाओ और अपने वालिद साहब के साथ जमीनों पर मदद करो। उसने मेरे बाप की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आप अपने बेटे को अपने साथ वापस गांव ले जाएं और ये गाय भैंसों के गोबर साफ करेगा, क्योंकि इसकी औकात इस अदारे में पढ़ने की नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये इस अदारे में टिक पाएगा और आपके बेटे में इतनी अहलियत ही नहीं है। प्रिंसिपल के अल्फाज सुनकर मेरे वालिद के चेहरे पर परेशानी के आसार नुमाया थे। ये ऐसे अल्फाज थे जिनको सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, जबकि वालिद साहब मुझसे नजरें चुरा रहे थे। मैंने बगैर सोचे समझे प्रिंसिपल से कहा कि कुछ अरसे के बाद आप मुझसे मिलने के लिए तरसेंगे। मेरी बात सुनकर प्रिंसिपल ने मुस्कुराना शुरू कर दिया। यह बहुत बड़ी बात थी जो मैंने कही थी, और वो भी बगैर सोचे समझे। लेकिन अब मैंने सोच लिया था कि मैं कुछ बनकर दिखाऊंगा। मैं उस वक्त 7वीं क्लास का तालिब इल्म था। मेरा दिल टूट सा गया, मगर मेरी तो तरबियत ही कुछ और तरह हुई थी। मुझे तो हौसले और अज़म का सबक सिखाया गया था। मैं वापस अपने बाप के साथ गांव आ गया। मैंने अब्बा जान से कहा कि मैं छत पर ही सोऊंगा। अब्बा जान हैरान हुए कि इतनी सर्दी में भाई छत पर कैसे सोएगा, लेकिन मैंने ये सोच लिया था कि मैं अब नीली छत के नीचे ही सोया करूंगा। अब्बा जान ने मुझसे पूछा कि बेटा ऐसा क्या है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, यूं खुले आसमान के नीचे क्यों सो रहे हो। मैंने अब्बा से कहा, अब्बा जान प्रिंसिपल की बातें सुनकर मेरा दम घुट चुका था। मैं आजाद फजा में सांस लेना चाहता हूँ। मैं इन तारों को महसूस करना चाहता हूँ। मेरी मंजिल उतनी ही दूर है जैसे कि ये तारे। मैं जानता हूँ कि जिंदगी में मुझे बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मैं वो मंजिल हासिल करके ही रहूंगा। बेटे की बात सुनकर बाप की आंखों में आंसू जारी हो गए। बाप ने कहा, बेटे मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। तुम उस प्रिंसिपल की बातों को दिल पर ना लो, बल्कि हिम्मत और अज़म से अपनी मेहनत जारी रखो। इंशाल्लाह तुझे तेरा मुकाम जरूर मिलेगा। ये बात तो ज़हन नशीन हो गई थी कि अंग्रेजी सीखना लाजिम है। लियारी ही में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल के बैनर्स और पोस्टर्स लगे हुए थे। मैंने वालिद साहब से कहा कि मुझे इस स्कूल में दाखिल करवा दें। अंग्रेजी सीखने के लिए मैंने खुद ही कोशिश शुरू कर दी। कभी अंग्रेजी अखबार मिल जाता तो वो पढ़ लेता, कभी ग्रामर की कोई किताब पढ़ लेता, साथ में स्कूल के साथ से जो मदद मिल जाती उससे पढ़ाई भी कर लेता था। गो के ये एक छोटा स्कूल था, लेकिन कुछ असातिज़ा इंतहाई मेहनत से पढ़ाया करते थे। जब मैट्रिक के इम्तिहान थे तो लोगों ने मुझे भी नकल करने की तरगीब दी, मगर मैंने इनकार कर दिया कि मुझे अपनी मेहनत का फल चाहिए और मेहनत का फल कभी जाया नहीं होता। यही मेरी वालिदा की भी मुझको नसीहत थी और हुआ भी यही। मैट्रिक का जब नतीजा आया तो मेरा A1 ग्रेड आया था। मैंने मैट्रिक सन 2003 में किया था, जबकि उसी साल के आखिर में डीजी साइंस कॉलेज कराची में दाखिला लेने में कोई दिक्कत पेश नहीं आई। माया नाज साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान भी उस कॉलेज के तालिब इल्म रहे थे। FSC के दौरान मैं ट्यूशन भी पढ़ाता रहा, क्योंकि जाहिर है वालिदैन पर इतना बोझ नहीं डाल सकता था। लेकिन उसकी दूसरी वजह यह भी थी कि मुझे दर्स और तदरीस और तहकीक से दिलचस्पी थी। मुझे लगा था कि अगर मैं पढ़ाऊंगा तो ज्यादा सीखूंगा, और हुआ भी कुछ यूं ही। FSC का सिलसिला उसी तरह चलता रहा, और जब नतीजा आया तो यहाँ पर भी मैंने A1 ग्रेड हासिल किया। FSC के बाद खैबर पख्तूनख्वा के शहर सवाबी में गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दाखिले के लिए एंट्री टेस्ट दिया। तैयारी पूरी थी, चुनाचा एंट्री टेस्ट शानदार तरीके से पास किया और 100% स्कॉलरशिप मिली। मेरे भाइयों ने तालीम को अमलन खैर बात कह दिया था। वो छोटे मोटे कारोबार कर रहे थे, जिससे हर माह मुझे माकूल सी रकम भेज देते थे। यह रकम मुझ जैसे तलब इल्म जिनकी सारी तवज्जो तालीम पर थी काफी थी, जबकि यूनिवर्सिटी की तालीम तो थी ही स्कॉलरशिप के ऊपर। मतलब ये कि 7वीं क्लास में कराची आने के बाद जो मसाइल शुरू हुए थे
वो FSC करने और यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के बाद खत्म हो चुके थे और कामयाबियों का सफर शुरू हो गया था। आज अगर मैं तहकीक से वाबस्ता हूँ तो दर हकीकत ये मुझे गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर फजल अहमद खालिद सितारा इम्तियाज की तरगीब और हौसला अफजाई थी कि मैंने यूनिवर्सिटी ही में फैसला कर लिया था कि मुझे तहकीक से वाबस्ता होना है। यूनिवर्सिटी से 2009 में फारिग हुआ और उसी साल एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल कराची में मुलाजमत शुरू कर दी। 1 साल तक मुलाजमत करता रहा। इस दौरान तहकीक और आला तालीम के मुख्तलिफ स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स और अदारों से राब्ते करता रहा, जिसके बाद मुझे जापान, कोरिया, कनाडा, जर्मनी, अमेरिका और अबू धाबी से स्कॉलरशिप की ऑफर हुई। एमफिल और रिसर्च करने के लिए सबसे बेहतरीन ऑफर खलीफा यूनिवर्सिटी अबू धाबी से मिली, क्योंकि उसके साथ अमेरिका की MIT यूनिवर्सिटी का भी तामुन था। दूसरी बात ये कि रिसर्च के दौरान उनका एजाज ये एक अच्छी तरह जितना था, जिसकी वजह से मैंने ऑफर को कबूल कर लिया था। इसके बाद स्कॉलरशिप ही पर यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो समेत बहुत से आलमी इदारों में रिसर्च की और PhD मुकम्मल की। PhD के दौरान मेरी तहकीक ज्यादातर ग्राफीन नाम के एक मादे पर थी, जिसको इस्तेमाल करके मुख्तलिफ आलात बनाए। ये रिसर्च बहुत से बैनुल अक़वामी जरीदों में शाया हुई। जब मेरी रिसर्च शाया हुई तो मुझे अमेरिका, अबू धाबी, बरतानिया और टोक्यो से मुख्तलिफ ऑफर्स आई। मेरी रिसर्च कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक माया नाज साइंसदान को अच्छी लगी, जिन्होंने मुझे वहां पर जॉब की ऑफर की। वैसे तो तनख्वाह और मराहत के हिसाब से बेहतर ऑफर अबू धाबी से थी, मगर अब मेरा मकसद तनख्वाह नहीं बल्कि अगली मंजिल तक पहुंचना था। चुनांचा मैंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से आने वाली ऑफर को कबूल कर लिया, क्योंकि मुझे तहकीक के मैदान में काम करना था और शायद दुनिया भर में तहकीक के हवाले से सबसे बेहतर सहूलतें और माहौल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ही में दस्तयाब है, जहां से न्यूटन और स्टीफन हॉकिंग जैसे साइंसदान भी मुंसलिक रह चुके हैं। 2 साल तक कैम्ब्रिज में रिसर्च साइंसदान की हैसियत से काम करने के बाद मुझे सीनियर रिसर्च साइंसदान की हैसियत से काम करने का मौका मिला। मुझे पता नहीं, मगर कहा जाता है कि कैम्ब्रिज में रिसर्च साइंसदान से सीनियर साइंसदान का दर्जा हासिल करने के लिए 2 साल बहुत ही कम अरसा है, और मुझे भी ये लगता है कि मैं वहां पर सबसे कम उम्र सीनियर साइंसदान हूँ। कैम्ब्रिज में जाने के बाद बहुत से यूरोपीय कंपनियों और स्पेस एजेंसियों के साथ मिलकर स्पेस टेक्नोलॉजी से मुंसलिक आलात बनाए। इन आलात को टेस्ट करने के लिए वक्तन फवक्तन खलाई जहाज और मसनूई सियारे लॉन्च करते हैं, जिनमें पैराबोलिक फ्लाइट, साउंडिंग रॉकेट और दीगर स्पेस क्राफ्ट शामिल हैं। ग्राफीन को पहली मर्तबा खला में भी ले जाने का मौका मिला। मुख्तलिफ तहकीकात भी जारी हैं, जिसमें सेंसर्स के अलावा खला में अगर जिस्म पर जख्म लग जाए तो उसको किस तरह भरा जा सकता है, इस पर भी काम जारी है। इसके अलावा पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए बरतानिया की कुछ तंजीमों के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, जिसमें उनको सैटेलाइट की सहूलत फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मुझे मौका मिला तो अपने मुल्क में जाकर काम करने पर फख्र महसूस होगा। जिंदगी की इस दौड़ और अपनी कामयाबी से मैंने ये सबक सीखा है कि लोगों की तनकीद और तंज भरे फिक्रे आपके लिए मुफीद साबित हो सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उनको कैसे जवाब देते हैं। आपका रद्द अमल कैसा होता है? क्या किसी तंज या तनकीद से आप मायूस हो जाते हैं या फिर आपको एक नई एनर्जी मिलती है? मुझे उस स्कूल के प्रिंसिपल का फिक्रा आज भी याद है। प्रिंसिपल साहब के इस तंज या फिक्रे के बाद मुझे एक नई ताकत मिली थी। अपने वालिदैन की दुआ की बदौलत और अपनी मेहनत की वजह से मैं ऐसे मुकाम पर पहुंचा जहां पहुंचने के लिए लोग तमन्ना करते हैं।